इंडोनेशिया, अर्थ पर सबसे बड़ी आइलैंड चेन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ढका और नीले नीले समुद्रों से घिरा, ये कई तरह की अनोखी स्पीशीज के लिए पैराडाइज से कम नहीं। पूरी दुनिया के कई इलाकों में अलग अलग तरह के मौसम देखने को मिलते हैं, लेकिन इंडोनेशिया में या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है या हद से ज्यादा बारिश होती है। भारी बारिश वाले इन इलाकों में फंसे इन क्रीचर्स ने प्लैनेट के कुछ सबसे पावरफुल रेन स्टॉर्म्स का फायदा उठाना सीख लिया है। Wildest islands of Indonesia. साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद इंडोनेशिया के 17,000 आइलैंड्स इंडियन और पैसिफिक ओशंस के बीच एक लाइन बनाते हैं। 2/3 से ज्यादा जमीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से ढकी हुई है। दुनिया की करीब 15% एनिमल स्पीशीज यहां रहती हैं और बाकी दुनिया से अलग रहने की वजह से क्रीचर्स बड़े अनोखे तरीके से इवॉल्व हो गए। यहां टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। रात में भी पूरे आर्किपेलागो में टेम्परेचर कभी कभी ही मिड-20s से नीचे जाता है। यहां इक्वेटर पर फ्रेश वाटर और शेड दो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटीज हैं। हालांकि इंडोनेशिया के ज्यादातर हिस्सों में पूरे साल थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है, लेकिन यहां लाइफ सस्टेन करने के लिए इतनी बारिश काफी नहीं है। फॉर्चुनेटली मौसम बदलने वाला है। 6 महीने तक चलने वाली एनुअल मॉनसून की बारिश अब कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी। सुलावेसी इंडोनेशिया के आर्किपेलागो के बिल्कुल बीच में है और यह दुनिया का 11वां सबसे बड़ा आइलैंड है। इस आइलैंड का कोई भी पॉइंट समुद्र से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। दोपहर होने पर इंडोनेशिया के सबसे क्यूरियस एनिमल्स में से एक जंगल की छांव से बाहर निकल आता है। क्रेस्टेड ब्लैक मैकाक्स इस आइलैंड के सबसे बड़े प्राइमेट्स हैं और वो ज्यादातर समय जमीन पर अपना खाना ढूंढने में बिताते हैं। पेड़ों पर चढ़ने की बहुत कम जरूरत पड़ने की वजह से बैलेंस बनाए रखने वाली उनकी पूंछ नहीं होती। एक अल्फा मेल के पीछे 20 मैकाक्स का झुंड समुद्र के किनारे बहकर आए सीड्स और फ्लावर बर्ड्स को टटोलता है। सूखे का मौसम खत्म होने वाला है और पिछले मॉनसून से मिले फ्रूट्स बहुत कम बचे हैं, इसलिए इन्हें जो भी मिल जाएगा उसे खा लेंगे। साल के इस वक्त हल्की हल्की बारिश से मिला पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। फ्रेश वाटर की कमी होने की वजह से कुछ समुद्र का खारा पानी भी पी लेते हैं, लेकिन ज्यादा वक्त तक समुद्र का पानी पीने की वजह से इन्हें डिहाइड्रेशन होने लगेगा।
60 सेंटीमीटर ऊंचे और 10 किलो से कम वजन होने के बाद भी सुलावेसीज ब्लैक मकैक्स को किसी बड़े प्रेडेटर्स का खतरा नहीं होता। फिर भी इन्हें अपने खतरनाक नेबर पर नजर रखनी पड़ती है, खास तौर से अभी जब खाने की बहुत कमी है। वाटर मॉनिटर्स की लंबाई 3 मीटर तक हो सकती है और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लिजर्ड्स हैं। ये कमाल की स्विमर्स होती हैं और ये उन कुछ रेप्टाइल्स में से हैं जो सॉल्ट और फ्रेश वाटर दोनों में रह सकते हैं। ये शैलो वाटर में भी मछली की तरह आराम से तैर लेते हैं। ये आधा घंटे तक पानी में रह सकते हैं। पर सरफेस पर तैरते हुए वो किनारे पर मौजूद शिकार पर भी नजर रख पाते हैं। वाटर मॉनिटर्स वो सब खा लेते हैं जिसे निगल सकते हैं, यहां तक कि अपने साथियों को भी खा लेते हैं। पूरी आइलैंड चेन पर इन्हीं का राज चलता है और ये अपनी अकड़ वाली चाल से अपने होने का ऐलान करते हैं। अपनी फोक जैसी जीभ से ये स्मेल करते हैं, ये स्मेल ढूंढते हैं। मकैक्स इस शिकारी को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उसके तगड़े जॉज और whipped लाइक टेल से दूर रहते हैं। इतने लंबे चौड़े होने पर भी वाटर मॉनिटर्स तेज दौड़ सकते हैं। अपने शिकार को पकड़ते समय ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं। आज के खाने में इसे अपनी इन तेज टांगों को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जल्द ही उनकी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि किसी और को भी किनारे पर खाने की भनक मिल गई है। वाटर मॉनिटर्स अकेले रहने वाले क्रीचर्स होते हैं। ये टेरिटरी को लेकर झगड़ा नहीं करते और आपस में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं। लेकिन जब खाने की कमी होती है तो हर लिजर्ड उस पर अपना हक जताना चाहती है। लगता है इस बार सिर्फ इसका ईगो हर्ट हुआ है। पर इन सबसे दूर एक दूसरा तूफान सामने आने वाला है। मॉनसून की बारिश ने गर्मी के मौसम के खत्म होने का इशारा कर दिया। ये भारी बारिश अब अगले 6 महीने तक आती जाती रहेगी। बहुत से आइलैंड क्रीचर्स के लिए दावत की शुरुआत हो रही है। इंडोनेशिया में सिर्फ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोस्टलाइन ही नहीं है, बल्कि यहां पर कुछ शानदार फ्रेश वाटर लेक्स भी हैं। लेक टोबा, जो सुमात्रा आइलैंड पर है, 100 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी है। यह धरती पर सबसे बड़ी वोल्केनिक लेक है।
2.5 मिलियन ईयर्स पहले इसी जगह पर दुनिया का ग्रेटेस्ट इरप्शन हुआ था। वो इरप्शन आज देखे जाने वाले इरप्शन से 200 गुना ज्यादा भयानक था। उसमें से 3 ट्रिलियन टन मैग्मा निकला था, जो मास में 19 मिलियन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स के बराबर था। इससे बने ऐश क्लाउड का दुनिया भर के क्लाइमेट पर बहुत गहरा असर पड़ा। उसने सूरज को ढक दिया, टेम्परेचर्स गिरा दिए और लाइफ की कई फॉर्म्स का सफाया कर दिया। इस रॉक के डिपॉजिट्स ईस्ट अफ्रीका तक पहुंच गए थे, यानी 7,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर। लेक टोबा का सुपर वोल्केनो आखिर खत्म हो गया और पीछे एक बहुत बड़ा क्रेटर और इंडोनेशिया की मॉनसून की बारिश के लिए एक जाइगेंटिक रेजर्वुआ छोड़ गया। इंडोनेशिया की नदियों और झीलों के बहुत बड़े नेटवर्क में फ्रेश वाटर फिश की 1300 से ज्यादा स्पीशीज रहती हैं। भारी बारिश से आसपास की जमीन से ऑर्गेनिक मैटर बह जाता है, जिसे खाने के लालच में मछलियां सरफेस पर आ जाती हैं। लेकिन पानी में ऊपर आने में बहुत खतरा होता है, खासकर जब आसमान में ईगल जैसी पैनी नजर वाला शिकारी मंडरा रहा हो। एक मीटर से ज्यादा विंग स्पैन वाली ब्राह्मणी काइट्स मीडियम साइज की प्रेडेटरी बर्ड्स हैं। ये कोई भी क्रीचर खा लेती हैं और पूरी आइलैंड चेन पर कॉलोनी बना रखी है। कैरियन, रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स, ये इंसेक्ट्स को भी नहीं छोड़ती हैं। लेकिन मछली इन्हें खास तौर पर पसंद है। अगर उन्हें पकड़ सके तो। लेक के सरफेस से 50 मीटर ऊपर मंडराते हुए इस ब्राह्मणी काइट को खाना नजर आया। पर मिशन फेल हो गया। वो अपने विंग फेदर्स को गीला करने का रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि वो भारी होकर उड़ नहीं पाएगी। इसलिए मछली को सरफेस से ही पकड़ना होगा और उसके लिए उसे अपने शार्प क्लॉथ से मजबूत पकड़ बनानी होगी। दूसरी बर्ड्स को भी मछलियों का पता चल गया और वो भी अपना लक आजमाने चली आईं। ब्राह्मणी काइट्स मिलजुल कर रहने वाली बर्ड्स होती हैं। 100 से भी ज्यादा ब्राह्मणी काइट्स एक ही जगह पर रहती हैं। इतनी छोटी जगह में इतनी सारी बर्ड्स के शिकार करने के लिए एरियल एक्रोबैटिक्स जरूरी हैं, ताकि बीच हवा में टक्कर ना हो जाए। फाइनली काइट की मेहनत रंग ले आई। उधर सुलावेसी में क्रेस्टेड ब्लैक मैकैक्स के लिए हालात बेहतर हो रहे हैं।
6 महीने तक गर्मी की मार झेलने के बाद अब वो हाल में हुई बारिश से फायदा उठा सकते हैं। पीने का ताजा पानी मिलने के साथ साथ भारी बारिश से फ्रूट की 100 से भी ज्यादा वैरायटीज मिल जाती हैं। अब बीच पर खाना ढूंढने की जरूरत नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। खाना इतना ज्यादा है कि झुंड अपनी पसंद का खाना भी चुन सकता है। कम पके फ्रूट्स फौरन फेंक दिए जाते हैं, लेकिन एक मंकी का फेंका गया फ्रूट दूसरे के काम आ जाता है। मैंगोज, फिग्स और ब्रेड फ्रूट से जरूरी कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन भी मिलते हैं। फ्रूट शुगर्स और फाइबर की भरमार होने के बाद भी मकैक्स की न्यूट्रिशनल जरूरतें पूरी करने के लिए यह काफी नहीं है। फॉर्चुनेटली, रॉटिंग लॉक्स बरोइंग इंसेक्ट्स के लिए एक परफेक्ट जगह है। और टर्माइट लार्वे प्रोटीन से भरपूर होते हैं। साल के इस समय झुंड के बड़े मेंबर्स के बीच झगड़े बहुत कम होते हैं। पेट भरा होने से शांति बनी रहती है। पर यह झुंड अकेला नहीं है। बर्ड्स मकैक्स का पीछा करती हैं जब वो सीड्स फेंकते और इंसेक्ट्स को डिस्टर्ब करते हुए बढ़ते हैं। और जहां बर्ड्स हैं, वहां यूजुअली घोंसले होते हैं। अपने लंबे चौड़े शरीर के बावजूद वाटर मॉनिटर्स कमाल के क्लाइंबर्स होते हैं और ये अपने फेवरेट खाने की तलाश में हैं, यानी कि एग्स। 3 सेंटीमीटर लंबे तेज नाखून पेड़ पर आसानी से चढ़ते हुए क्लाइंबिंग स्पाइक्स का काम करते हैं। लेकिन ये पंजे बड़ी जल्दी डेडली वेपन्स बन सकते हैं अगर कोई बेबी मकैक अकेला मिल जाए। अब इस शिकारी की नजर दूसरे शिकार पर है। घबराया हुआ झुंड उस बेचारे बेबी मकैक को देखता रहता है, पर वो कुछ कर नहीं सकते। बेबी मकैक पतली डालियों से होते हुए दूर जाने लगता है, जो सिर्फ उसका वजन संभाल सकती हैं। भारी लिजर्ड जानती है कि वो उसका पीछा नहीं कर सकती, इसलिए अपना मिशन कैंसिल कर देती है। लेकिन उसके लिए नीचे उतरना उतना आसान नहीं होता, खासकर जब नीचे कोई ओपोनेंट वेट कर रहा हो। फॉर्चुनेटली, बेबी मकैक को अपने झुंड के पास जाने के लिए बस इसी मौके की जरूरत थी। मकैक्स का झुंड और किसी शांत जगह की तलाश में आगे बढ़ जाता है। फिलहाल तो यही प्लान है। सुलावेसी से वेस्ट में करीब 100 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। लगभग 7,50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला बोर्नियो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है और सुलावेसी से 4 गुना बड़ा है। ये रेन फॉरेस्ट्स 140 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। ये दुनिया के कुछ सबसे पुराने रेन फॉरेस्ट्स में से एक हैं।
बोर्नियो कई रेयर स्पीशीज का घर था जो बड़े अनोखे तरीके से इवॉल्व हो गई, जिनमें इसका सबसे मशहूर रेजिडेंट भी है। इंडोनेशिया में और दूसरे कई प्राइमेट्स की तरह ओरंगुटैन्स भी मॉनसून की बारिश से आई फ्रूट की भरमार का फायदा उठाते हैं। हाल में हुई बारिश से बोर्नियो की बर्ड्स को भी फायदा हुआ। इस आइलैंड पर 650 से ज्यादा स्पीशीज रहती हैं। डैम्प कंडीशन से इंसेक्ट की आबादी बढ़ जाती है, जिससे भूखी बर्ड्स को भरपूर खाना मिल जाता है। रैकेट टेल ड्रोंगोस अपनी लंबी पूंछ के साथ यहां रहने वाले सबसे खास क्रीचर्स में से हैं। ये टेल प्लूम्स इसके शरीर की लंबाई से दुगनी लंबी हैं, बर्ड की सभी स्पीशीज में सबसे लंबी। लेकिन इन जंगलों में अलर्ट रहने में ही समझदारी है, क्योंकि सभी का पेट सिर्फ फ्रूट खाकर नहीं भरता। बिल्ली जैसे चेहरे, बेयर जैसी बॉडी और मंकी पर ज्यादा सूट करती पूंछ वाला ये बिनचुरोंग आइलैंड पर शायद सबसे अजीब क्रीचर है। करीब 30 किलो वजन और 1 मीटर से कुछ कम लंबे शरीर वाला ये मंगूस जैसा कार्निवोर वो सब कुछ खा सकता है जो उसके हाथ लग जाए। लेकिन उसकी एक खास पसंद है, बर्ड्स एग्स। और भले ही ये ड्रोंगो अपने नेस्ट का पता ठिकाना भूल गई हो, लेकिन बिनचुरोंग की तेज नाक अपने खाने का पता लगा लेती है। बर्ड उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार जाती हैं। बिनचुरोंग कमाल के क्लाइंबर्स होते हैं। प्राइमेट्स के अलावा ये उन थोड़े से मैमल्स में से हैं जिनकी प्रीहेंसाइल टेल होती है। इसकी पूंछ पेड़ों पर चढ़ते हुए 5th लिम्ब का काम करती है। सेमी रिट्रैक्टेबल क्लॉज और रिवर्सिबल एंकल जॉइंट से बहुत मजबूत ग्रिप मिलती है, स्पेशली जब सिर के बल उतरना हो। फाइनली उसे घोंसला मिल गया। पर बर्ड के लिए अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। ड्रोंगोस भी कई बर्ड्स की तरह अगर पहला बैच डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर से अंडे दे सकती हैं। रात घिरते ही एक और शिकारी को हाल में आए तूफान से फायदा होता है। बफी फिश आउल्स 50 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं और आइलैंड पर एक सबसे बड़ी आउल स्पीशीज के हैं। ये आउल पानी पर नजरें गड़ाए उसके ऊपर हलचल होने का वेट कर रहा है। मॉनसून के समय फॉरेस्ट फ्लोर के कुछ हिस्सों पर बहुत पानी भर जाता है, जिससे फिश कम गहरे पानी में आ जाती हैं। ये ईगल आइड प्रेडेटर इन नए बने फीडिंग ग्राउंड्स पर अपनी भूख मिटाना चाहता है। ज्यादातर आउल्स से अलग
बफी फिश आउल्स अपने शिकार को पकड़ने के लिए कान के बजाय आंखों पर भरोसा करते हैं। उनके चेहरे का शेप टिपिकल डिस्क जैसा नहीं होता, जो दूसरी स्पीशीज के आउल्स आवाज को चैनलाइज करने के लिए यूज करते हैं। उनमें सॉफ्ट फ्लाइट फेदर्स भी नहीं होते, जिसकी वजह से ज्यादातर आउल्स खामोशी से शिकार कर लेते हैं। इसका शिकार पानी के अंदर है और सुन नहीं सकता, चाहे ये कितना भी शोर कर ले। स्ट्राइकिंग रेंज में आते ही आउल बिल्कुल भी नहीं हिलता। बिना फेदर वाली ये टांगें गीली होने के लिए इवॉल्व हुई हैं। इसके टोस पर भी स्पाइकी नॉन स्लिप स्केल्स हैं। इसकी आंखें शिकार पर टिकी हैं। अब मछली के बचने का कोई चांस नहीं। इसके हद से बड़े शार्प पंजे विक्टिम को लगभग फौरन मार देते हैं। हुक जैसी मुड़ी हुई चोंच मछली पर मजबूत पकड़ बनाए रखती है, फिर उसे वो पूरा निगल जाता है। पूरे मॉनसून सीजन ये लगभग हर रात इसी जगह पर शिकार करेगा। इंडोनेशिया का क्लाइमेट उसकी अनोखी ज्योग्राफी के हिसाब से चलता है। ना सिर्फ ये आइलैंड चेन अर्थ पर वार्म वाटर के सबसे बड़े रेजर्वुआ के बीच है, जहां पैसिफिक और इंडियन ओशंस मिलते हैं, बल्कि ये दो मेजर लैंड मैसेस के बीच भी है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। पूरे साल ये कॉन्टिनेंट्स गर्म होते रहते हैं और बारी बारी आसपास के ओशन से हवा खींचते रहते हैं। यही वो ऑसिलेशन है जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से 6 महीने तक गर्म हवाएं लाता है और उसके बाद मॉइस्ट एशियन एंड पैसिफिक एयर मासेस से भारी बारिश लाता है। जब मॉनसून की बारिश इंसेक्ट की आबादी बढ़ा देती है, तो रात को निकलने वाले कुछ शिकारी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं। स्पेक्ट्रल टार्सियर्स दुनिया के सबसे छोटे प्राइमेट्स में से एक हैं। उनके शरीर की लंबाई 14 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं बढ़ती। वो इतने छोटे होते हैं कि इंसानों के हाथ में आ सकते हैं। रात के इन शिकारियों की बड़ी बड़ी आंखें इनकी सबसे बड़ी खूबी हैं, जो इनके दिमाग और पेट दोनों से बड़ी होती हैं। प्रोपोर्शनेटली इनकी आंखें किसी भी मैमल से बड़ी हैं। बैट जैसे कान, जो हल्की सी सरसराहट भी सुन सकते हैं, टार्सियर को छुपे हुए शिकार के बारे में अलर्ट कर देते हैं। भोला भाला और मासूम चेहरा होने के बाद भी टार्सियर्स का एक खतरनाक पहलू भी है।
अपनी लंबी लंबी पिछली टांगों से वो ब्रांचेस के बीच 5 मीटर तक की छलांग लगा लेते हैं। पैडेड फिंगर टिप्स और पंजे लैंड करते वक्त ग्लू जैसी मजबूत पकड़ देते हैं। एक ग्रुप में 8 मेंबर होने से खाने के लिए कंपटीशन तगड़ा हो सकता है। और टार्सियस सोसाइटी में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मामला है। रात में एक और शिकारी अपने डेन से बाहर निकल आता है। ये कोई मामूली क्रीचर नहीं है। इसके सांप जैसे स्केल्स और ड्रैगन जैसे पंजे लिजर्ड्स जैसे लिम्स की तरह दिखते हैं। रेप्टाइल के फीचर्स होने के बाद भी यह अकेला शिकारी असल में एक प्री हिस्टोरिक मैमल है। पेंगोलिन कहा जाने वाला यह शिकारी अपने फेवरेट खाने की तलाश में निकला है, यानी एंट्स। पेंगोलिन्स की आंखें कमजोर होती हैं, इसलिए वो अपने शिकार का पता लगाने के लिए अपनी जबरदस्त सूंघने और सुनने की ताकत का सहारा लेता है। एक पेड़ के पास आकर उसकी तलाश पूरी हो गई। पेंगोलिन सुपर क्लाइंबर्स होते हैं, इसलिए यह पेंगोलिन सीधा ऊपर चढ़ गया। फाइनली उसे चींटियों की कॉलोनी मिल गई। अपनी 40 सेंटीमीटर लंबी स्टिकी जीभ से वो चींटियों को चट कर जाता है। मैमल्स में पेंगोलिन्स यूनिक होते हैं। पेंगोलिन्स के दांत नहीं होते, इसलिए अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वो अपनी मस्कुलर इंटरनल स्टमक वॉल का सहारा लेते हैं, जिनमें स्पाइन्स की लाइनिंग होती है। छोटे छोटे खाए गए कंकड़ पेट के कंटेंट्स को पीस देते हैं, बर्ड के गिजर्ड की तरह। चींटियों की अपनी कॉलोनी बचाने की कोशिशें बेकार जाती हैं। पेंगोलिन की सख्त आर्मर प्लेटेड स्किन के अंदर जाना नामुमकिन है। पेंगोलिन्स एक रात में 2 लाख तक चींटियां खा जाते हैं। फॉर्चुनेटली वो एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकते, जिससे उनके विक्टिम्स को अपनी बर्बाद कॉलोनीज को फिर से बनाने का मौका मिल जाता है। लेकिन इंडोनेशिया के कई आइलैंड्स डटकर मुकाबला करते हैं। मैनग्रोव्स पेड़ों और झाड़ियों का एक ग्रुप होता है, जिसका एक पैर जमीन पर और दूसरा समुद्र में होता है। वो खराब एरेशन वाली मिट्टी में फ्लरिश करते हैं और दुनिया का एक सबसे कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बनाते हैं। एरियल रूट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जरूरी ऑक्सीजन को सोख लेता है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है।
ये डेंस रूट सिस्टम्स जमीन से बहकर जाने वाले सेडिमेंट्स को रोक लेते हैं, जिससे शोरलाइन स्टेबलाइज हो जाती है। ये वेव एनर्जी को भी घटा देते हैं और विंड ब्रेक्स की तरह काम करते हैं। इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। आइलैंड कोस्ट्स के साथ साथ 30,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला यह दुनिया के सारे मैंग्रोव इकोसिस्टम्स में से 5वां है। कुछ क्रीचर्स न्यूट्रिएंट से भरे इस प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट का फायदा उठाना सीख गए हैं। मड स्किपर्स पानी और जमीन दोनों पर आराम से रहते हैं। एम्फिबियंस की तरह ये खुली हवा में अपनी स्किन से सांस ले सकते हैं, लेकिन मड स्किपर्स को गिल चेंबर में पानी भर के रखना पड़ता है ताकि वो सूख ना जाए। इस तरह वो 3.5 दिन तक जमीन पर सरवाइव कर सकते हैं। लो टाइड होने पर खाने को लेकर छीना झपटी शुरू हो जाती है। ये मड स्किपर सैंड में अपना खाना ढूंढता है और माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स छांट लेता है। इंसेक्ट्स, वर्म्स और छोटे इंक्रस्टेशंस भी ये खा लेते हैं। खाने के हक के लिए लड़ाई होना आम बात है। यूजुअली टेरिटरी पर अपना क्लेम जताने के लिए फिन दिखाना काफी होता है। लेकिन कभी कभी मुंह भी खोलना पड़ता है। मड स्किपर्स अकेले ऐसे एम्फीबियस रेजिडेंट नहीं है जो लो टाइड होने पर निकलते हैं, पाक में बदल गए हैं। जहां ग्रुप के अडल्ट्स अपनी प्यास बुझाते हैं, वहीं यंगस्टर्स खेलने कूदने में लग जाते हैं। यंग मकैक्स के लिए इस तरह खेलना बहुत जरूरी है। ना सिर्फ इससे सोशल स्किल्स डेवलप होने में मदद मिलती है, बल्कि बड़े होने पर असली शिकारियों से निपटने के लिए भी अहम ट्रेनिंग है। आइलैंड के रेप्टाइल्स भी अपने पानी वाले नए घर में खुश लग रहे हैं, क्योंकि फिशिंग करना कभी इतना आसान नहीं था।